Now we start with our first schedule. ठीक है. First schedule, the very first clause itself. Sorry. The very first part is about a CA in practice doing some professional misconduct. अपने को रोकना है उसको. ठीक है. A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct. क्यों? If he allows any person to practice in his name as chartered accountant unless such person is also a chartered accountant in practice, is in his is in his partnership with or employed by himself. मतलब आप किसी और पर्सन को अलाउ कर रहे हो आपके नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए. द अदर पर्सन इज नॉट अ सीए इन प्रैक्टिस, आपके साथ में पार्टनरशिप में नहीं है, या तो फिर वो आपके साथ में एम्प्लॉयड नहीं है, और यू आर आस्किंग हिम हेल्प, यू आर एक्चुअली अलाउइंग हिम टू प्रैक्टिस विथ यू, राइट. नाउ जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक बार पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ फिर हम डिटेल में जाते हैं उसके. क्वेश्चन था ना अपने पास में कहीं पर, जस्ट वी हैड ओपन chapter 19, chapter 19, chapter 19. We had opened this copy now. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपके बुक्स में इसका ही है, क्लॉज 1 के ऊपर ही है. Here you have this question मिस्टर पी का, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, है ना. ठीक है. अ सीए, Mr. C, a chartered accountant in practice, allowed his brother-in-law, Mr. P, who is not a chartered accountant, to practice in the name of CA. He also allowed Mr. T, who is his employee in his firm, to practice in his name. Whether Mr. C is correct in uh, allowing his brother-in-law, Mr. P, and Mr. T, who is his employee of his firm, to practice his in name. एक अपने एम्प्लॉय को उसने अलाउ किया अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए, एक अपने ब्रदर इन लॉ को अलाउ किया जो कि सीए भी नहीं है, उसको अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए. वो गिल्टी है या नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैंने आपको जस्ट अभी एक चार्ट बनवाया है, राइट. मिस्टर ए है, मिस्टर बी को अलाउ करता है कि भाई तो मेरे नाम पे प्रैक्टिस कर. क्या वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं. तुरंत गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का. ठीक है. अगर वो एक सीए है, अगर वो एक सीए है, तो क्या उसके पास में प्रैक्टिसिंग का सर्टिफिकेट है? नहीं. तुरंत गिल्टी हो जाएगा. अगर सीओपी है, तो क्या वो उसका पार्टनर या एम्प्लॉय है? नहीं. तुरंत गिल्टी हो जाएगा. मतलब कब गिल्टी नहीं होगा? ओनली द पर्सन इज सीए, या तो उसका पार्टनर है या तो एम्प्लॉय है. ठीक है. जो आप सोचोगे कि यार सीए फर्म में तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज रहते हैं जो सीए नहीं रहते हैं,
यस और नो, और वो प्रैक्टिस करते हैं। वो सीए फर्म के नाम पे साइन नहीं करते हैं, साइन पार्टनर ही कर रहा होता है। ठीक है। सो अगर आपको ऐसा कोई पार्टनर चाहिए या ऐसे लोग चाहिए है, एम्प्लॉय रखना है, आपने पार्टनर नहीं बनाना, आपने एम्प्लॉय रखना है, सीए है वो वहां पर, तो उनको आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने नाम पे अलाउ कर सकते हो। बट बाकी किसी को अलाउ नहीं है, भला ही उसके पास में सीओपी होने दो, वो आपका पार्टनर या एम्प्लॉय है क्या? नहीं है। गिल्टी, हर एक केस में गिल्टी। ठीक है। इजी क्लॉज है, लेकिन ये चार्ट से क्लैरिटी आता है। अदरवाइज हम सोचते बैठते हैं कि अगर सपोज सीओपी है तो फिर तो अलाउ होना चाहिए। नहीं, क्या वो पार्टनर एम्प्लॉय है क्या? देखो, नॉन सीए है तो तुरंत हो जाएगा, सीओपी नहीं है, सीए है सीओपी नहीं है, तो तुरंत गिल्टी हो जाएगा। लेकिन अदर देन पार्टनर और एम्प्लॉय, अगर कोई बंदा है और सीओपी भी है तो गिल्टी है वो। मतलब आप गिल्टी हो जाओगे, वो गिल्टी नहीं है। आप गिल्टी है क्योंकि आपने अलाउ किया किसी को अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। किधर गया वो क्लॉज? हाँ, ये लिखोगे क्या क्लॉज? आपके पास लिखा होगा नहीं ना आपके नोट्स में? मैम मैंने एक्चुअली लिखा था बीच में। अच्छा, लिख मतलब लिया था क्या? ठीक है, फिर हाँ। सीमा का पेंडिंग होगा। सीमा, आप लिख लो ना इसको। A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he allows any person to practice in his name as chartered accountant unless such person is also a CA in practice and is in partnership with him or employed by himself. Done. नेक्स्ट क्लॉज करेंगे, बन जाएगा। अभी क्लॉज करने विथ दैट एग्जाम्पल दिमाग में रखना, आपको आ जाएगा उसको करने के लिए। क्लॉज टू पर आओ। यू आर पेइंग, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays or allows or agrees to pay or allow directly or indirectly any share, commission, or brokerage in fees or profits of his professional business to any person other than the persons referred below. Other than persons मतलब a member of professional bodies such as ICI, ICSI, मतलब सीएस वाले लोगों को, सीएमए वाले लोगों को, एडवोकेट्स को, बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या तो फिर आर्किटेक्ट्स को, या तो फिर एक्चुअरीज को। इनके अलावा मतलब पर्सन हैविंग द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन सच एज सीएस, सीएमए, एक्चुअरी, बी, बीटेक, बी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, एलएलबी और एमबीए, इन लोगों के साथ में अगर आप फीस शेयर कर रहे हो तो इट्स फाइन। अदर देन दैट, अगर आप किसी और के साथ में फीस शेयर करोगे, यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ऑलरेडी वो एक अम्ब्रेला के ऊपर लेकर के आ चुके हैं कि हाँ, अगर आप इन लोगों के साथ में आपका फीस का शेयरिंग वगैरह हो रहा है, दैट इज ओके। वो हो सकता है एक फर्म में भी रह करके भी हो सकता है, लेकिन
मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये सारे लोग वैसे ही हैं जहां से आप, जो लोग मेजर एलिट बिजनेस चला सकते हैं, बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो टुगेदर ये लोग मिलके अपना फर्म बनाएंगे, या लाइक किसी एसोसिएशन में चले गए और एक दूसरे के साथ में रेफरल फीस वगैरह शेयर करने लगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके अलावा अगर किसी और के साथ में आप फीस शेयर कर रहे हो, एक मार्केटिंग का बंदा हायर कर लिया कि उसको बोला कि भाई तू तू काम ला करके दे, जितना फीस मिलेगा उसका तू 10% तुझे दूंगा, तो ये सब अलाउड नहीं होता अपने प्रोफेशन पे। ठीक है। सो एक्सेप्ट फॉर दीज पीपल यू कैन नॉट शेयर योर फीस विथ एनीबडी एल्स। Now, for the purpose of rendering such professional services from time to time in or outside India, मतलब you can actually share the services, you can actually share the fees of your services to with anyone, whether वो like inside or outside India आपने सर्विसेज दी है, provided these are the people जो यहाँ पर अलाउड होने चाहिए। अभी इसमें एक सवाल क्या आता है, अ, एक क्लियर एक्सेप्शन जो है, जो क्लॉज के अंदर दिया हुआ है, दैट आई हैव हाईलाइटेड इन दिस ब्लैक पॉइंट। ठीक है। सो आईसीआई ने एक रेगुलेशन लाया, और रेगुलेशन के अंदर ये जो नीचे के मेंबर्स का मैंने पॉइंटर्स पढ़ा है ना, इन लोगों को अलाउ किया था। सुन रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? जो ब्लैक पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है ना, रेगुलेशन के थ्रू, रेगुलेशन 53A के थ्रू ये लोगों के साथ में फीस शेयर करने का अलाउ किया था। लेकिन कुछ लोगों के साथ में डिफॉल्ट अलाउ किया था आपको अंडर द क्लॉज इटसेल्फ। मतलब जब क्लॉज बनाया था तभी कुछ लोगों के साथ में फीस शेयर करने के लिए अलाउ किया था, प्लस फिर रेगुलेशन बना के कुछ और लोगों के साथ में फीस शेयर करने का अलाउ किया था। तो ये जो कुछ लोग हैं जिनका क्लॉज के अंदर ही अलाउ किया गया है, दीज आर द पीपल हु आर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट और द पार्टनर। मतलब दूसरा सीए है तो उसके साथ तो कर ही सकते हो आप। ठीक है। या तो फिर वो आपका पार्टनर है, या तो फिर वो रिटायर्ड पार्टनर है, या तो कोई ऐसा पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है और ये बंदा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। इतने लोगों के साथ में आप फीस शेयर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज के अंदर ही अलाउ किया गया है इन लोगों के साथ में फीस शेयर करने का। ठीक है। सो ये मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी वाला पॉइंट आप बाद में लिखना, पहले आपको सिर्फ इतना लिखना है कि a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays, allows, agrees to pay or allow directly or indirectly any share, commission or brokerage in fees, profit of his professional business to any person other than member of the institute, partner, retired partner, or legal representative of the deceased partner for the purpose of rendering such professional services from time to time in or outside India। फिर रेगुलेशन 53A का क्वेश्चन आया और इन लोगों का नाम मेंशन हुआ कि एक बीई वाले बंदे के साथ फीस शेयर की, एक बीटेक वाले बंदे के साथ फीस शेयर की, तो आप बोलोगे रेगुलेशन 53 अलाउ करता है 53A, इसके लिए दिस सीए इज नॉट डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है। आप उसको प्रॉपरली लिख पाओ, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ क्लॉज 2 के ऊपर। गुडविल का डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया क्या? हाँ, ये वाले क्लॉज पर आओ। Give your comments with reference to Chartered Accountant Act 1949 and Schedule thereto. K. A practicing CA gave 50% of the audit fees received by him to L, who was not a chartered accountant, under the nomenclature of office allowance, and such arrangement continued for a number of years. अभी वो गिल्टी है या नहीं है वो एक अलग है, लेकिन पहले तो क्लॉज लिखना आना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स आपको क्लॉज के हैं यहाँ पर। ठीक है। सो एनालाइज बाद में करेंगे, पहले क्लॉज लिखते हैं। As per clause 2, part 1 of the first schedule to the Chartered Accountant Act, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays or allows, agrees to pay or allow, directly or indirectly, any share, commission, or brokerage in the fees or profits of his professional business to any person other than member of the institute, partner, retired partner, legal representative of the deceased partner, or any member of or a member of any other profession with such other person having such qualification as may be prescribed। फिर आईसीआई ने रेगुलेशन 53 लेकर के आया, 53A लेकर के आया, और वो लोगों को प्रेस्क्राइब किया जिनका रेफरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सच प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया। नाउ
इन द गिवन केस किसके साथ फीस शेयर किया था उसने? मिस्टर एल के साथ में, जो कि एक सीए नहीं है। किसके नाम से? इन द नॉमनक्लेचर डाल दिया था उसका कि वो ऑफिस एक्सपेंस है। के विल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्योंकि कोई प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन दिया नहीं है, वो सीए नहीं है, तो फिर उसके साथ ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम पे तो मैं खर्चा इधर उधर ऑडिट फीस बांटते बैठोगे तो ये नहीं चलेगा बेसिकली। तो हो सकता है ये कि समझ सकते हैं कि एल वो बंदा होगा जो ना, एल वो बंदा होगा जिसने ये क्लाइंट दिलवाया होगा ये सीए को। तो उसने अग्री किया होगा कि 4 लाख फीस चार्ज करेंगे, 2 लाख तेरा, 2 लाख मेरा, और उसको ऑफिस एक्सपेंस के नाम पे उसको पेमेंट कर दिया। क्योंकि बुक्स में कैसे दिखाओगे ना किसी को आप पेमेंट दे रहे हो, रेफरल फी दे रहे हो तो। ठीक है। सो जब आपने क्लॉज लिखा था ना, तो यहां से यहां तक ही आपको लिखना था दिस पोर्शन। ठीक है, मैंने थोड़ा सा वो बहुत मैसी मैसी करके लिखा है, आपने लिख लिया है क्या ऑलरेडी? अगर लिख लिया है तो प्लीज ये क्वेश्चन ढूंढो ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए अपने बुक्स में। है क्या? प्लीज देखो ना एक बार। नहीं है क्या क्लॉज 2 का क्वेश्चन? या फिर ये भी क्वेश्चन होगा सीए रवि वाला तो भी चलेगा? फर्स्ट 2 3 क्वेश्चन में ही होना चाहिए अपने पास। और अगर नहीं है तो बहुत बड़ा पाप है वो। ये है क्या सीए वसु का क्वेश्चन? यस मैम, 17। वसु वाला है क्या? हाँ, तो वहां के राइटिंग वाले स्पेस पे लिखो ना प्लीज, और याद करके लिखो हाँ प्लीज। ये कोई ये एग्जाम में आता है, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सच सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहां तक इस लैंग्वेज को याद करो एज इट इज और फिर लिखो। लैंग्वेज विल प्ले मोस्ट ऑफ द रोल इन क्लॉजेस के आंसर में। और ब्रेक डाउन करो, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays or allows, agrees to pay or allow any, sorry, directly or indirectly, any share, commission, brokerage in the fees or profit of his professional business to any person other than 1 2 3 4 5, and then as may be prescribed is 6. Q, for the purpose of rendering such services from time to time in or outside India. Now, वंस यू नो दिस इज द आंसर, दीज आर द प्रिस्क्राइब्ड पीपल जिनके साथ में फीस शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको सिर्फ दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है। एक तो क्या बोला था, पार्टनर के लीगल, डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है। उसके साथ में एक और पॉइंट आप याद करना ना, उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विडो कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ में आप शेयर कर सकते हो। नाउ, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या विडो ऑफ डिसीज्ड पर्सन के साथ में आपको फीस शेयर करना है तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में प्रोवाइडेड फॉर होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब फ्यूचर, अब देखो पुराना कोई पैसा होगा, पुराना कोई कैपिटल का पार्ट होगा, वो तो शेयर करना पड़ेगा लीगल रिप्रेजेंटेड, लेकिन फ्यूचर के बिजनेस में भी जितना प्रॉफिट आ रहा है, फीस आ रहा है, वो शेयर करने के लिए अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर के साथ में करना है तो वो तभी कर सकते हो जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द सेम। अदरवाइज सीए फर्म इज नॉट लाइबल टू पे। दैट इज वन यू विल रिमेंबर। ठीक है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का कोई काम होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट के किसी भी बॉडी का, या सपोज किसी एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी काम करके दे रहे हो उनके साथ में, तो गवर्नमेंट ना कभी कभी हमारे ही फीस में से ना कुछ पैसा कट कर लेती है, एडमिन चार्जेस बोल के। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयरिंग ऑफ द फीस।
इसके ऊपर लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था लास्ट अटेम्प्ट में, या उसके पहले वाले एग्जाम में ये आ गया था। तो ये ध्यान रखना कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ एडमिन एक्सपेंस के नाम पे हमारा फीस कट किया है, तो वो गवर्नमेंट करती है क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, हम उसको कुछ बोल नहीं सकते। सो बट वो 211 के अंदर आपको गिल्टी नहीं कह बोलेंगे वहां पर। सो एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट वेयर द परसेंटेज ऑफ फीस इज deducted by the government to meet the admin expenses will not amount to professional misconduct। ठीक है। थर्ड, क्या होता है, कभी कभी कोई प्रोपराइटर होता है, ठीक है, प्रोपराइटर की डेथ हो गई, तो अब जो उसके घर वाले रहते हैं क्या करते हैं, वो सीए फर्म में नामी सीए फर्म था, उसकी गुडविल को सेल कर देते हैं। ठीक है। सो ये पॉइंट भी इसी क्लॉज के अंदर डील कर किया गया है, विच सेज सेल ऑफ गुडविल विल बी परमिटेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोप्राइटर प्रोवाइडेड आईसीआई का परमिशन लिया गया था विद इन 1 ईयर ऑफ द डेथ। सपोज कभी कभी क्या होता है, अभी परिवार में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो लीगल हायर कौन बनेगा उसके लिए डिस्प्यूट चल रहा होता है। तो इस केस में 1 साल के अंदर हो सकता है वो आईसीआई 1 साल के अंदर वो गुडविल नहीं सेल कर रहे होंगे, राइट, बिकॉज डिस्प्यूट चल रहा है। सो इन दैट केस आपको ये बताना पड़ेगा आईसीआई को कि देयर इज अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन, जब डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा हम सेल ऑफ गुडविल का डिस्कशन चालू करेंगे। सो एटलीस्ट विद इन अ ईयर आप वो इन्फॉर्म कर दो। ये 211 के अंदर ही बोला गया सेल ऑफ गुडविल का, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है ये। तो जनरल क्वेश्चन होगा तो वो इन ये लोगों के अंदर से ही पूछेंगे, और आपको बताना होगा कि गिल्टी या नॉट गिल्टी। उसके अलावा आप ये 3 और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब एक डिसीज पार्टनर वाला तो ऊपर ही कवर्ड हो गया था, डिसीज पार्टनर के साथ में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड फ्यूचर अर्निंग्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि लीगल सॉरी एग्रीमेंट में दिया होना चाहिए वहां पर। ठीक है। अच्छा, आपको ये लिखना पड़ेगा ना दिस पोर्शन 2 और 3 वाला, प्लीज राइट दिस डाउन। मैम वो थर्ड वाला जो एक बार हाँ, डिक्टेट। accepting the assignment where a percentage of fees is deducted by government to meet admin expense will not amount to professional misconduct। डन सीमा? ओके। अब गेम उल्टा, आप किसी से पैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट और फीस ऑफ एनी अदर पर्सन, तो आपके लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है कि आप किसी से इधर उधर से रेफरल का फीस मत मांगो। आप उन्हीं लोगों से मांग सकते हो जिनको जिनको हमने ऊपर अलाउ किया है। ठीक है। सो अब सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट। लिखना मत अभी, यहाँ लिखना मत अभी। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स में ना इसका और प्रॉपर लिखा रहता है, तो वहां से आप लिख लेना, लेकिन अभी सिर्फ समझ लो। इफ ही एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क of a person who is not the member of the institute। However, such restriction does not apply in respect of members or person having prescribed qualification as per clause 2। So clause 2 में जिनको अलाउ किया गया था उनके साथ में आप फीस आप एक्सेप्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और किसी के साथ नहीं करने का। ठीक है। मैं क्लॉज 3 के ऊपर एक बार, क्लॉज 3 खत्म हो गया, क्लॉज 3 के ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या वो देखती हूँ। एक बार देखो ये है क्या क्लॉज 3 का, सीएपी वाला एक क्वेश्चन। सीएपी या फिर ये मिस्टर एक्स अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ दोनों ही है मैम। दोनों ही है क्या? अब देखो इसमें के अंदर ना एक्चुअली मिस्टर एक्स वाला जो है ना, इसमें दोनों ही क्लॉज अट्रैक्ट हो रहा है।
ठीक है, सो ये वाला लिख लो, आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा क्लॉज 2 और 3 का। एक बार रीड करेंगे, हिमांगी रीड करोगे आप ये क्वेश्चन प्लीज? Mr. X is a practicing chartered accountant. Mr. Y is a practicing advocate representing matters in court of law. X and Y decided to help each other in matter involving their professional expertise. Accordingly, Mr. A recommend Mr. Y in all litigation matter in court of law, and Y consult X in all matter relating to finance and other related matters, which came to him in arguing various केसेस, cases. कॉन्सिक्वेंटली Consequently, they started sharing profit of their professional work. Is Mr. X liable for professional misconduct? एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अभी आपको मालूम है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों के साथ आप कर सकते हो क्योंकि 53 के अंदर ये प्रेस्क्राइब्ड है, तो वहां पर भी उन्होंने ना रेगुलेशन 53 ए का रेफरेंस दे करके लिखा हुआ है। सो एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख लो, आई विल सजेस्ट दिस वन। 2 भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, 3 भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हो कि नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। डन। म्यूट है मैम। मैं खुद ही पढ़ते जा रही थी उसको। ठीक है, क्लॉज 4 पे आते हैं। क्लॉज 4 क्या बोलता है कि जितने लोगों का नाम हमने ऊपर लिया है उसमें से ही कुछ लोगों के साथ में हम अलाउ करते हैं आपको, मतलब उन लोगों के साथ में हम आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके साथ में पार्टनरशिप में भी जा सकते हो। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, 53 ए के अंदर कहीं पर भी यहाँ पर क्या लिखा है, CS, CWA, एक्चुअरी, बीटेक, बी आर्किटेक्ट एंड LLB, और MBA 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 लोगों का नाम याद रखना आप। क्लॉज 4 में जाते हैं। क्लॉज 4 के पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Comment on the following with reference to Chartered Accountant Act 1949 and Schedule thereto. Mr. P, a chartered accountant in practice, entered into partnership with Mr. L, an advocate, for sharing of fees for the work sent by one to another. However, due to some dispute, the partnership was dissolved after 1 month without paying any fees or having been received. Guilty or not guilty? ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि बाद में प्रैक्टिस डिसॉल्व हो गई नहीं हुई इसका घंटा फर्क पड़ता है, बिकॉज हमको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि LLB वालों के साथ हम पार्टनरशिप में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। डन। एज पर Clause 4, Part 1 of the first schedule, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he enters into partnership in or outside India, दोनों जगह, with any person other than the following. Other than following में किसको रिफर कर रहे हैं वो लोग? A CA in practice. Obviously CA in practice के साथ में पार्टनरशिप में जाओगे, क्या दिक्कत है? Member of any other professional body having prescribed qualification, to remember those 7 people. Third, a person who, but for not his residence abroad, would be entitled to be registered as a member. समझते हैं क्या है ये? A person whose qualifications are recognized by central government or council for the purpose of permitting such partnership. अब यहां पर आपके लाइफ में एक और रेगुलेशन इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज रेगुलेशन 53B। आपने 2 और 3 में 53A को देखा था, रेगुलेशन 4 में ही आते, क्लॉज 4 में ही आते, रेगुलेशन 53B भी आ गया। As per Regulation 53A and 53B of the Chartered Accountant Regulation Act 1988, a member is permitted to enter into partnership with an advocate who is a member of Bar Council of India, besides other qualified person and members of other professional body. CAP will not be deemed guilty.
of professional misconduct as clause 4 permits CA in practice for entering into partnership with members of any other professional body or with such other prescribed persons or qualification or member of bar council of India or the person having the bachelor of law. सेम चीज दो बार क्यों लिखी है? मेंबर ऑफ बार काउंसिल स्लैश LLB और बैचलर ऑफ लॉ, दोनों चीज लिख रहे हैं ना वो बार बार, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी और मेंबर हैविंग सच प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। LLB लिख सकते थे या मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया लिख सकते थे, बट नहीं, उनके आंसर्स में दोनों जगह ऐसे ही प्रेस्क्राइब्ड है। तो अगर आप ये भी देखोगे ना, रेगुलेशन 53A भी देखोगे ना, तो उसमें भी पहले उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन किया है और उसके ऊपर उन्होंने अलग अलग क्वालिफिकेशंस मेंशन किए। मतलब उस इंस्टीट्यूट से पास हुए कौन से क्वालिफाइड लोगों के सारे बारे में आप बोल रहे हो, ये भी उन्होंने वहां पर मेंशन किया है। ठीक है। नाउ एक बार फिर से, यू एंटर इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन अदर देन अ CA इन प्रैक्टिस, अ मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी हैविंग प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, अ पर्सन हु फॉर बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड वुड बी एंटाइटल्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर। मतलब कोई पर्सन है जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है बट वो रहता बाहर है, बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड इज एंटाइट वुड बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज मेंबर, वो इंडिया का ही मेंबर है। ठीक है। A person whose qualification is recognized by CG or where council permits such qualification. Now, person qualified in India for the purpose of membership is given under Regulation 53A, CA, CMA, Actuary, BE, BTech, B Architect and LLB और MBA। क्या ये अभी भी वही 7 लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, CA, CMA, Actuary, BE, BTech, B Architect, LLB और MBA, यही लोग हैं क्या? एग्जैक्टली मतलब कुछ ऐड हुआ है क्या? 7 थे ना पहले? 80 थे मैम। 80 थे क्या? ओके ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ मतलब यहाँ पर। ठीक है। और परमिटेड मेंबरशिप फॉर पार्टनरशिप, मतलब रेगुलेशन 53B क्या बोल रहा है? मेंबर्स ऑफ ICSI, ICMI, MAI, बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, एक्चुअरीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज आउटसाइड इंडिया हुज क्वालिफिकेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो वो लोग इसमें से क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर किसी का ऐसा क्वालिफिकेशन दिया है जो ये 7-8 लिस्ट में नहीं आता ना, मतलब डेफिनेटली वो मिसकंडक्ट में ही जाएगा। लेकिन आपको ये क्लॉजेस के साथ में पूरा पॉइंट लिखने का आना चाहिए। अभी आपका ये सवाल हो सकता है कि हर बार हमको ये क्वालिफिकेशंस या फिर मेंबरशिप बॉडीज मेंशन करना पड़ेगा क्या? तो नहीं। अगर आपको उनमें से किसी एक के बारे में आएगा, लॉयर का आ जाएगा, आर्किटेक्ट का आ जाएगा, तो आप बोलना 53A और 53B अलाउ करते हैं। सिर्फ इतना लिखना पड़ता है, ये पूरा राम कहानी नहीं लिखना पड़ता हर बार अपने को। ठीक है। जैसे आपने उस आंसर में देखा, उन्होंने क्या किया था, जस्ट अभी सिर्फ इतना बोल दिया कि रेगुलेशन 53 इसमें मेंबर इज परमिटेड टू गेट इनटू पार्टनरशिप विथ एन एडवोकेट। सारे सारे लोगों का नाम नहीं लिखा कि किनको अलाउड है नहीं अलाउड है। क्लॉज आप पूरा लिखोगे, क्लॉज पूरा लिखोगे। क्लियर हुआ ये? नहीं तो आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें से कुछ एक आध मिस हो गया तो आप अंदर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यार इसमें ये BE वाला था क्या, BE आर्किटेक्ट था क्या, LLB था क्या। नहीं, वो लिखना ही नहीं है। आप सीधे लिख दो कि रेगुलेशन 53A में वो लोग इंक्लूडेड है या नहीं है। करोगे मैनेज? ना। रिमेंबर क्लॉज 3 में, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 में क्या बोला था? आप किसी के साथ में फीस नहीं शेयर करोगे। क्लॉज 4 में बोला पार्टनरशिप में नहीं जाओगे। अब आपको बोल रहे हैं कि आप किसी भी मिडिल मैन, एजेंट्स वगैरह की सर्विसेज लेना बंद करें। ये सारा काम मतलब लेकर के CA में काम लेकर के आएंगे, इसका मतलब इसका कोई सीन नहीं है अपने यहाँ पर। ठीक है। आप अपनी मेहनत से काम, उनका कहने का क्या मतलब है कि आप अपनी मेहनत से काम करो। वर्ड ऑफ माउथ से कभी ना कभी आपका नाम होगा ही, एंड देन यू विल बी एबल टू सिक्योर वर्क। अगर काम चाहिए तो दूसरे CA इन प्रैक्टिस है उनके पास चले जाओ। बहुत सारे इतने कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते रहते हैं, लेकिन वो GST VST के, इनकम टैक्स के, वहां चले जाओ, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में जाओ ऐसे। बट अदर देन दैट डोंट हायर एजेंट्स, इवेंट एजेंट जो आपके बिहाफ में कॉल करे और लोगों को ईमेल ईमेल करे और कोल्ड कॉलिंग करे और फिर वहां से काम लेकर के आए। ठीक है। सो लेट्स रीड
क्या बोलता है क्लॉज 5? A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he secures any professional business through the services of a person who is not the employee or not his partner or by means which are not open to CA. ठीक है, रुको एक सेकंड, क्लॉज 5 का क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्लॉज 5 का क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। क्लॉज 5 का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फीलिंग आ जाएगा क्वेश्चन को देख करके कि कुछ तो मिडिलमैन एजेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, इसके लिए वो बोल रहा है ऐसा। ठीक है ना। 1 किसके बारे में था? किसी पर्सन को अलाउ करना अपने नेम से प्रैक्टिस करने के लिए। क्लॉज 2? क्लॉज टू पे करने हैं या एग्री टू पेज पे। और अग्रीज टू पे में। क्लॉज 3 एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट। क्लॉज 4 गेट इनटू द पार्टनरशिप। क्लॉज 5 सिक्योर प्रोफेशनल बिजनेस टू एजेंट मिडिलमैन वाला। अब आता है क्लॉज 6, क्लॉज 7 एंड क्लॉज, नहीं एंड क्लॉज नहीं, क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7। ठीक है, ये दो क्लॉज थोड़ी देर के लिए हम साइड करते हैं, वो अपने में एक अलग डिस्कशन है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एंड सॉलिसिटेशन का। इसके पहले छोटे छोटे बाकी सारे क्लॉज खत्म कर दे। एक डाउट था, हाँ ये जो फोर्थ वाला है ना, उसमें हाँ एमबीए कवर्ड हुआ है ना, वो एमबीए के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने पहले वो रीड किया था कि एमबीए के साथ पार्टनरशिप में नहीं जा रहा है। हाँ, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ गेट इनटू पार्टनरशिप में दे डोंट, नहीं बट उन्होंने 53B में मेंशन किया है ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 53B में परमिटेड मेंबरशिप और पार्टनरशिप। एमबीए लिखा है, ये वाले बुक में 53A में है, बी में है कि नहीं वो मतलब मैंने वो एमबीए वाला तो पर्टिकुलरली ऐसा क्वेश्चन में नहीं, बट हाँ वो एक्चुअली इसका पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन आई थिंक लास्ट लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे इसका डिस्कशन आया था कि वेदर यू कैन गेट इनटू विथ अ पार्टनरशिप विद द एमबीए गाइज और नो, और आई थिंक द आंसर वाज नो ओनली। पर्सन क्वालिफाइड, आई सी द क्लैरिफिकेशन ऑन दिस एमबीए वाला, और मैं फिर वो क्लैरिटी दे दूंगी आप लोगों को। ठीक है, बट हाँ आई थिंक वो एमबीए का क्लैरिफिकेशन आप बराबर बोल रहे हो कि यू कैन शेयर द फीस विद देम बट यू कैन नॉट गेट इनटू अ पार्टनरशिप विद देम। पार्टनरशिप का, हाँ वही एक करेक्ट पॉइंट था, शायद पहले दो में वो आ रहा है करेक्ट, एक्सेप्ट क्योंकि एंड पे में। पार्टनरशिप में उनका नाम भी नहीं लिखा हुआ है ना यहाँ पर। परमिटेड मेंबरशिप फॉर पार्टनरशिप इज रेगुलेशन 53B, जहां पर उनका नाम भी नहीं है इसमें। सो प्रोफेशनल बॉडीज लिखा हुआ है आउट इन और आउटसाइड इंडिया बट नॉट एमबीए। ठीक है ना, सो मोस्टली अलाउड नहीं है, बट आई विल गेट द क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। आप अभी के लिए ये कंसिडर करके चलोगे कि एमबीएस के साथ में पार्टनरशिप में नहीं जा सकते। ठीक है, अभी 6 एंड 7 हम थोड़ा सा साइड करेंगे, क्योंकि अपने को पहले छोटे छोटे बाकी सारे क्लॉजेस हम खत्म कर लेते हैं। क्लॉज 8, you accepted a position as auditor which is held by another CA without first communicating with him in writing। इस चीज के लिए आपको कारो भी बोलता है। कारो में एक क्लॉज है जो ये बोलता है कि आपने अगर मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम क्लॉज है, बट कारो का क्लॉज ये होता है कि अगर कोई पहले आपसे पहले जो सीए था अगर वो रिजाइन करके जा रहा है, तो आपने उससे राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट लिया क्या, उसको पूछा क्या, उसको कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है क्या आपके अपॉइंटमेंट से। सो देयर आर मल्टीपल प्लेसेस विच विद मतलब एसेंशियली ये क्या बोलता है कि कोड ऑफ एथिक्स, कंपनीज एक्ट खुद बोल रहा है कि आपको पिछले वाले बंदे से बात करना है। ठीक है, पिछले वाले बंदे से बात करना है और आप फिर भी नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है,
You accept a position as an auditor previously held by another CA without first communicating with him in writing. अभी इसके ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास में, लेकिन अभी इसके ऊपर कहानी बहुत ज्यादा है। क्या होता है आप समझो। फॉर नॉट एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट आपके पास क्या प्रोफेशनल रीजन हो सकते हैं? फॉर नॉट एक्सेप्टिंग एन ऑडिट आपके पास क्या रीजन हो सकते हैं? कि मतलब उन्होंने आपको देखो, पहले वाले केस में समझो कि पुराना वाला ऑडिटर, जो पहले वाला ऑडिटर है, वो क्यों छोड़ के गया होगा? हो सकता है कुछ रेड फ्लैग हो सकता है उसने मटेरियल क्वालिफाइड रिपोर्ट स्टेटमेंट्स दे कुछ, दिया हो, हाँ। ठीक है, तो उसको निकाल दिया, या उसको जान रिजाइन करने के लिए बोल दिया, और फिर आप उस जगह पर आ रहे हो। तो ऐसे ही ना कुछ रेड फ्लैग आपको हाईलाइट करना था, इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई आप पहले वाले बंदे से बात कर लो। तो अब आपको पता चलेगा कि कुछ प्रोफेशनल रीजंस होते हैं कि भाई आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए वो ऑडिट, अगर पहले कोई और छोड़ के गया है। क्यों? देर इज एक्चुअली अ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139 एंड 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 139 एंड 140 अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शंस होते हैं, रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड ऑल, ये वाला जो पूरा सीरीज होता है। अगर उसके किसी एक प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस हो गया और आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका एंगेजमेंट जो होगा ना, अपॉइंटमेंट जो होगा, वो इनवैलिड हो सकता है। तो प्लीज चेक कर लेना कि 139 140 का कंप्लायंस हो रहा है। दूसरा, इसके पहले वाले ऑडिटर को जिसको निकाला हुआ है वो क्यों छोड़ के गया है? बिकॉज देयर वॉज अ, या फिर वो छोड़ के तो गया, बट आप वो एंगेजमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए? क्योंकि जब पहले वाला छोड़ के गया था, पुराना ऑडिटर, उसका कुछ फीस था जो कि अनडिस्प्यूटेड था, और वो क्लाइंट ने पे नहीं किया था। तो अगर उसको नहीं पे कर रहा है, तो आपको क्या गारंटी है कि आपका फीस का पेमेंट हो जाएगा? गेटिंग माई पॉइंट? बट इसमें एक एक्सेप्शन है, सिक यूनिट का, कि अगर वो एंटिटी इज अ सिक यूनिट, तो हो सकता है वो कुछ पैसा नहीं दे पाई हो, तो उस केस में देन इट इज नॉट अ मिसकंडक्ट, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बट एक और आपके पास में रीजन है फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑडिट, इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट। पिछला वाला गया, उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट डाला हुआ था, इसकी वजह से उसको निकलना पड़ा। अब आप क्यों जा रहे हो उस एंगेजमेंट में? बट सपोज 139 140 के अंदर नॉन कंप्लायंस था, आप फिर भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेते हो। मिसकंडक्ट मिसकंडक्ट मिसकंडक्ट। पिछले वाले का फीस नहीं दिया गया था, फिर आपको लगता है अरे सर छोड़ो ना, अपना तो रिश्ता बहुत अच्छा है, अपने को क्या करना है, जाने दो, अपन ऑडिट करते हैं। आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत मिसकंडक्ट में आ जाओगे। थर्ड केस में क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू हुआ था, तो आईसीआई बोलता है कि एक बार चेक कर लेना कि जो पिछले वाले ने काम किया है, पिछले वाले बंदे ने जो काम किया है वो काम अप्रोप्रिएट है क्या। ऐसा तो नहीं कि पिछले वाले ने खुन्नस में आके क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। सो आईसीआई विल स्पीक फ्रॉम बोथ द साइड्स, यस और नो। सो पहले वाले फर्स्ट टू कंडीशन में, इन द फर्स्ट टू कंडीशन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट वुड अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कि एक तो फीस वाला लफड़ा था, दूसरा 139 140 का नॉन कंप्लायंस था। लेकिन थर्ड वाले केस में मेंबर में एक्सेप्ट द ऑडिट इफ ही थिंक्स दैट द एटीट्यूड ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर, जो पिछले वाला छोड़ के गया है, वॉजंट प्रॉपर और जस्टिफाइड। हियर इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी। नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड फीस ऑफ प्रेडिसेसर ऑडिटर, आप दोनों ने कम्युनिकेट ही नहीं किया आपस में, फीस का लफड़ा है और आप दोनों ने कम्युनिकेट ही नहीं किया आपस में, आप गिल्टी हो जाओगे 811 के अंदर। ठीक है? प्रायर कम्युनिकेशन किया आपने, और आपको रीजन पता चला कि आपने प्रायर कम्युनिकेशन किया उस बंदे से, रिटायरिंग ऑडिटर से, और रिटायरिंग ऑडिटर ने आपको रिस्पॉन्ड में बोला कि भाई मेरा इन्होंने अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं दिया है, और आपको पता चले कि अरे यार ये तो सिक यूनिट था, एंटिटी सिक यूनिट है, तो फिर आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया तो नॉट गिल्टी। बट अगर आपने, वो इट इज नॉट अ सिक यूनिट, और आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो आप गिल्टी हो जाओगे। ठीक है? 811 के अंदर।
अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन हुआ है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन हुआ है और प्रायर कम्युनिकेशन किया, देखो आप सुनो मेरी बात, 811 के अंदर आप गिल्टी होने के लिए आपको क्या बोला था कि यू एक्सेप्टेड अ पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर ऑडिटर विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन राइटिंग। आपने तो डिस्कशन करा ना, डिस्कशन करने से आपको पता चला कि देयर वाज नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139 एंड 140। ठीक है, सो यू विल बी गिल्टी ऑफ क्लॉज 9 पार्ट 2। शेड्यूल फर्स्ट, फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल का क्लॉज 9 कौन सा है? अभी तो पार्ट वन में है। ये नेक्स्ट वाला है ना जो। ये पार्ट फर्स्ट होगा ना। एक सेकंड ना, कुछ तो गड़बड़ लिखा है मैंने। 911। हाँ, 911 के अंदर करेक्ट, क्योंकि इसका अगला क्लॉज ही आपका सेक्शन 139 140 के कंप्लायंस के ऊपर है। तो आपने कम्युनिकेट कर लिया, द मोमेंट यू कम्युनिकेटेड तो 811 में सेटिस्फाई हो गया था, लेकिन बिकॉज आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया और वहां पर नॉन कंप्लायंस ऑफ 139 और 140 है, तो आप क्लॉज 911 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। ठीक है, अगर सपोज सामने वाले का रिस्पॉन्स आया, यहां पर ये नाउ लिखा है, नाउ नॉन नहीं, नाउ इवेल्युएट मिस्टर एज रिस्पॉन्स। अगर आपने को पता चला कि डिस्प्यूटेड फीस था और वो सिक यूनिट भी नहीं था, सॉरी नॉन पेमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड फी था, तो उस केस में आप गिल्टी नहीं। हाँ ठीक है, मतलब व्हाट दे मीन टू से इज कि उन्होंने जो पैसा नहीं दिया है वो इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड फी। डिस्प्यूटेड फी है, नॉन पे अनडिस्प्यूटेड फीस का नहीं पेमेंट, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, अनडिस्प्यूटेड फीस है, देर इज नो डिस्प्यूट इन्वॉल्व, और फिर पैसा नहीं दे रहा है, तो फिर यार दिमाग खराब होगा ना आपका कि यार अनडिस्प्यूटेड फीस है और पैसा नहीं दे रहा है क्लाइंट, मतलब फिर वो मेरा भी पैसा अटका के रखेगा। सपोज फीस को लेके ही कुछ डिस्प्यूट है और इसके लिए पुराने वाले का पेमेंट नहीं किया गया है, फिर आप ठीक है, आप अपना फीस का क्लैरिटी रखना ताकि आपको अपना आपका पैसा टाइमली मिल जाए। ठीक है, सो उस केस में आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो यू विल नॉट बी द गिल्टी द पर्सन हु इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाले नहीं हो गया। क्लियर? एक बार आपके हेड में इसको क्लैरिटी ले लो। हाँ, पॉइंट ए हो गया कंप्लीट, इसका पॉइंट बी देखो, इफ द प्रीवियस ऑडिटर इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड फीस। क्लाइंट पे करना चाहता है, प्रीवियस ऑडिटर ही अवेलेबल नहीं है, so it is not otherwise possible to, and it is not otherwise possible to transfer the money to him electronically। so client में परचेज, क्लाइंट को बोलो क्लाइंट एक काम करो, उतने अमाउंट का डीडी अलग से निकाल के रख लो जितने अमाउंट का डिस्प्यूटेड फीस है, और अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कैसे करोगे? रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट ड्यू चाहिए तो आप जाके खुद जा करके हैंड डिलीवरी करके आ जाओ, एक्नॉलेजमेंट लेकर के आ जाओ। ठीक है, उसके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के थ्रू भी कर सकते हो, यूडीएन जनरेट करके भी आप उसके साथ में यूडीएन पोर्टल के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है, मतलब देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, बट मेक श्योर करना आपके पास में एक्नॉलेज होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए सामने वाले का। Now, mere posting the letter under certificate of posting is not sufficient, मतलब acknowledgement due is important। दूसरा, सपोज आपने पत्र भेजा लेकिन उसका ऑफिस लॉक्ड मिला एक्नॉलेज ड्यू में, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो डिलीवर हो गया है। इफ कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड बैक विथ रिमार्क्स कि ऐसा कोई ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करता और ऑफिस वही ऑफिस है जो इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड एड्रेस में है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका पत्र डिलीवर हो चुका है। दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट वुड अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट, चाहे वो स्टार्ट ऑडिट हो, टैक्स ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट हो, कॉन्करेंट ऑडिट हो, या एनी अदर काइंड ऑफ ऑडिट हो। डन?
डन गाइस, क्लॉज 9 करेंगे एक बार। क्लॉज 9 क्या बोलता है आपको? यू एक्सेप्टेड एन अपॉइंटमेंट विदाउट सीइंग कि कंपनी ने सेक्शन 139 एंड 140 का पूरा रेड विथ 141 का पूरा कंप्लायंस किया है। 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन था। ये बहुत बेसिक सेक्शन होते हैं, मतलब आप अपना अपॉइंटमेंट करवा के चले गए, ऑडिट करने चले गए और आपने ये भी नहीं देखा कि ये कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आप फंस जाओगे इस चक्कर में। तो अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि 139 140 की ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जिसकी, ऐसे कौन से क्लॉजेस है, प्रोविजन है जिसके ऊपर ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछ सकते। मैं क्वेश्चन के रेफरेंस में ही बात करते हैं अपन ये। इधर आओ, एक क्वेश्चन है आपके पास में। अब बुक में है या नहीं एक बार चेक करना आपको इसमें। किधर गया यार, आई जस्ट सॉ दैट क्वेश्चन। आई जस्ट सॉ सेक्शन 140 का क्वेश्चन यार, जस्ट अभी। एक सेकंड ना, सेक्शन 139 है ये। हाँ, अभी एक, चलो ये जो क्वेश्चन मिल गया पहले वो कर लेते हैं, है ना, दोनों क्वेश्चन है अपने पास में। करेक्ट, इस पे आ जाओ। देखो एक बार, ये सीए मेहता का क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपके पास में? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है क्या सीए मेहता का, या सीए मेहता का, या मेसर्स AWE एंड कंपनी वाव लिमिटेड? देखो, सीए मेहता was appointed as an auditor of CS Limited for the financial year 23-24 in the place of retiring auditor CA Gupta. Mr. Mehta accepted the appointment after obtaining a certificate from the management that the provision of Section 139 and 140 of the Companies Act 2013 have been complied with. Comment with reference to CA Act 1949 and schedules there. क्या किया उसने? Accepted the appointment after obtaining certificate from management that the provision of 139 140 has been complied with. अगर ये सेक्शन बोला है कि सेक्शन 139 का रिक्वायरमेंट आप देखो कंप्लाई हुआ है नहीं हुआ है, 140, तो डेफिनेटली इस सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बने होंगे जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि उनका रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। आप मैनेजमेंट से प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो और उसके ऊपर भरोसा करके आप बढ़ गए एंगेजमेंट में आ गए, ये कितना बड़ा पाप है। आप आप कंप्लायंस चेक करो ना, एक्चुअल कंप्लायंस चेक करो ना, नोटिस वोटिस चेक करो। आप कहाँ मैनेजमेंट से इसका प्रेजेंटेशन ले सर्टिफिकेट ले रहे हो कि मैनेजमेंट तो कुछ भी बोलेगा, फिर आप, आपका अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगा वहां पर। यस और नो? ठीक है। सो नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139 एंड 140, ये वाला ना पूरा, यही पूरा आंसर ना मैंने आपके इसमें लिखा हुआ है। कहां पर? अगर आप क्लॉज में देखोगे ना, तो दिस इज द एंटायर थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर। आप आंसर से लिखना, लेकिन पहले समझ लो कि 139 140 में आपको क्वेश्चन किस चीज के ऊपर पूछा जाता है। As per clause 9 of part 1 of first schedule to the Chartered Accountant Act, a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts an appointment as an auditor of the company without ascertaining whether the requirement of 13940 read with 141 has been complied with, duly complied with. For the purpose of ascertaining whether the company has complied with the provision of Section 140 of the Companies Act, incoming auditor should verify the records of company in respect of the following matter. Incoming auditor
should verify the records of the company in respect of following matter. सबसे पहला मैटर, क्या कंपनी के मेंबर्स ने स्पेशल नोटिस दिया था ऑफ द रिजोल्यूशन एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 140 of the Companies Act? The notice shall be sent by members to the company not earlier than 3 months, but at least 14 days before the date of meeting at which resolution is to be moved, exclusive of the day on which the notice is given and the day of meeting. A true copy of this notice should be obtained by the incoming auditor. मतलब किस चीज का नोटिस? ये नोटिस है कि पुराने ऑडिटर को निकाला जाएगा, उसकी जगह पर नया ऑडिटर अपॉइंट होगा। उस चीज का नोटिस मेंबर के कंपनी के मेंबर्स ने दिया था क्या विद इन दिस टाइम फ्रेम, आप वो चेक करो। दूसरा, क्या ये स्पेशल नोटिस सारे लोगों को भेजा गया है, ऑल द मेंबर्स? Whether the special notice has been sent to all the members of the company as required under section 115 of the Companies Act at least 7 days before the date of general meeting. मेंबर ऑफ द कंपनी ने स्पेशल नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन दिया है अंडर सेक्शन 140 और उसका टाइमलाइन क्या दिया है? द नोटिस शेल बी सेंट बाय मेंबर्स इतने दिन पहले। अभी जनरल मीटिंग में उस स्पेशल नोटिस को कंसीडर करना है, उसके लिए वो टू इट शुड रीच टू ऑल मेंबर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। स्पेशल नोटिस सिर्फ मेंबर्स को नहीं भेजना है, रिटायरिंग ऑडिटर जिसको निकाला जा रहा है उसके पास में भी जाएगा। जब रिटायरिंग ऑडिटर के पास जाएगा तो रिटायरिंग ऑडिटर को थोड़ा बुरा लगेगा, फिर वो अपना रिप्रेजेंटेशन बनाएगा और वो कंपनी को भेजेगा। Whether the representation received from the retiring auditor has been sent to the member of the company as required by section 140. Whether the representation received from the retiring auditor has been considered at the general meeting and the resolution proposed by the special notice has been properly passed at the general meeting. ये सारी चीजें आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग, रेजोल्यूशन, स्पेशल नोटिस के डेट, कब डिलीवर हुआ है, कब भेजा गया है, ये सब चीजों से वेरीफाई करना था। यू डिडंट वेरीफाई ऑल ऑफ दिस, रादर आप उठा करके क्या किए, आप उठा करके उसके बेसिस पे बोल दिए कि हाँ हाँ रिक्वायरमेंट सब फुलफिल हो गई है। Misconduct arise as part of Mr. Gupta as he needs to ascertain compliance with provision of section 139 and 140 through verification of record. Obtaining a certificate in this regard will not suffice. ठीक है, बिफोर यू राइट एनीथिंग एक बार ये वाला भी पढ़ लेते हैं। मेसर्स ऑ एंड कंपनी, एडब्ल्यू एंड ऑ क्यों पढ़ रही हूं मैं? Messrs. ABC and Company Chartered Accountants were appointed as auditor of WOW Limited for the financial year 22-23. Since they declined to accept the appointment, the board of director appointed Messrs. GDC and Company, a CA firm, as the auditor in place of Messrs. AW and Company. This was accepted by GDC and Company. Discuss with the reference way. जीडीसी एंड कंपनी ने पहले तो भी 139 वगैरह का ये देखना चाहिए था, राइट? अब आपको समझ में आएगा कि देखो, जब सामने वाले ने एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस नहीं किया था, जिसको अपॉइंट करने वाले थे ए डब्ल्यू एंड ई एंड कंपनी को, बोर्ड कैन अपॉइंट द ऑडिटर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ 139 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय सीए, व्हाट सीए राजा, कुछ भी आंसर लिखते हैं यार। अच्छा, फर्स्ट, इसमें कोई फर्स्ट पार्ट भी है क्या इसमें? ठीक है, ये सीए राजा नहीं है यार, ये क्वेश्चन किसी और का। एडब्ल्यू एंड कंपनी ने मना कर दिया था ना उनको, ठीक है। सो द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय एडब्ल्यू एंड कंपनी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू कैजुअल वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय बोर्ड। इन दिस केस इट विल बी डीम्ड दैट नो ऑडिटर वाज अपॉइंटेड इन द एजीएम, क्योंकि अपॉइंट ही नहीं हुआ था ना, एडब्ल्यू एंड कंपनी अपॉइंट ही नहीं हुआ है, तो कैजुअल वैकेंसी किस बात की? ठीक है। So as per section 139 subsection 10 of the Companies Act, when at any AGM no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be the auditor of the company, and the appointment of the auditor of board is defective in law. As per clause 9 का आपने reference दिया, states that CA
that a CA is deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts the appointment as an auditor of the company without first ascertaining from it whether the requirement of 139, 140, and 142 read with section 141 of the Companies Act in respect of such appointment has been fully complied with. Mrs. GDC and company is guilty of misconduct as per clause 9 part 1 first schedule without verification of statutory requirement. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जीडीसी ने गलत किया था। अगर एडब्ल्यूई ऑडिटर था पहले से, ठीक है, करंट ईयर में एजीएम में वो उसने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं ये करेंगे, अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट दूसरा ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो जाता है। यू विल स्टिल नीड टू फर्स्ट कम्युनिकेट 139, 140, 141 की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए एंड देन यू कैन से कि हाँ चलो ठीक है एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर फिर 8 और 9 दोनों का रेफरेंस आना चाहिए। हाँ एक्चुअली इसमें 8 का भी रेफरेंस आना चाहिए क्योंकि उसने बिना सामने वाले से कनेक्ट की कम्युनिकेट किए हुए ही एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। गुड गुड कैच यार, एक्चुअली इसमें वॉयलेशन ऑफ 8 भी हुआ है। तो ये 8 और 9 मोस्टली साथ में आता है इनके। मतलब अगर ये एक्सेप्ट हाँ मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि 139, 140 फुलफिल नहीं किया है तो उसने रिटायरिंग ऑडिटर से बात भी नहीं की है। वैसा ही हुआ है ना, इसके लिए उन्होंने ये किया, लेकिन प्राइमा फेसी उन्होंने मतलब इस केस में प्राइमा फेसी उन्होंने क्लॉज 9 को ही तवज्जो दी है बिकॉज क्लॉज 9 के ही नॉन कंप्लायंस का डिस्कशन कर रहे हैं वो लोग क्वेश्चन में, इसके लिए। ठीक है, अभी प्लीज प्लीज डू मी अ फेवर, यहाँ पर ये लिखोगे क्या आप अच्छे से इन दिस पोर्शन? यहां से लिखना है, ये जो ये ग्रे पोर्शन है ना, दिस इज व्हाट पॉइंट ABCD, ये लिखना है। 5 पॉइंट जगह थोड़ा कम है तो थोड़ा छोटू छोटू लिखना प्लीज। नाउ कम, लेट्स डू योर क्लॉज 10 along with the regulation 192। हमेशा याद रखना क्लॉज 10 रेगुलेशन 192, क्योंकि क्लॉज 10 में बोलता है कि किसी के साथ आप ऐसा फीस चार्ज नहीं कर सकते विच इज कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग, कि अगर मैंने 10 करोड़ के फ्रॉड निकाल के दिए तो उसका 1% मेरा या उसका 10% मेरा, यू कांट डू दैट। ठीक है, सो a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he charges professional fees which is based on percentage of profit or which are contingent upon the findings or the result of employment except as permitted under the regulation। which regulation? Regulation 192 which says कि अगर फीस चार्ज करना है परसेंटेज बेसिस पे, तो अगर आप एज अ लिक्विडेटर की भूमिका निभा रहे हैं या रिसीवर हैं तो परसेंटेज ऑफ रियलाइजेशन के बेसिस पर आप चार्ज कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस नेट इनकम और प्रॉफिट के बेसिस पर हो सकता है। वैल्यूअर है आप अगर डायरेक्ट टैक्स में और ड्यूटीज में, देन परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक कितने वैल्यू का प्रॉपर्टी आपने वैल्यू किया उसके बेसिस पे चार्ज हो सकता है। अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, ये एक अलग कहानी है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस क्या होता क्या है, जिसमें दुनिया भर के सारे सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने ये सारे लिस्टिंग दिया और उसमें से कुछ भी ऐसा वेग दिया जो आपने यहाँ पर नहीं पढ़ा है और वो वेग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से भी वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करता है, तो फिर आप उसको गिल्टी कर देना। ठीक है, बट देख लेना कि उसमें से वो कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या कंसल्टेंसी जैसा कुछ तो डिस्कशन नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, क्योंकि वो हुआ तो अलाउड है। फंड रेजिंग की सुविधा दी, फंड रेजिंग सर्विसेज में परसेंटेज अलाउड होता है। डेट रिकवरी सर्विसेज दी, उनका डेट था आपने रिकवर करके दिया, रिकवर करके दिया इसके लिए आपने बोला कि जितना मैं रिकवर करके दूंगा उसका 5% चार्ज करूंगा, क्लाइंट पे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस दी क्लाइंट को, क्लाइंट को जितना बेनिफिट हुआ उस ऑप्टिमाइजेशन से उसका परसेंटेज में पे कर सकता है। इसके अलावा अगर काउंसिल ने और कुछ प्रेस्क्राइब किया तो काउंसिल ने प्रोस्क्राइब किया, काउंसिल ने बोला अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं तो उस केस में आपको
परसेंटेज के बेसिस पर आप चार्ज कर सकते हैं। या तो फिर आप नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट दे रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग का काम, बुक कीपिंग का काम, टैक्स सर्विसेज, आरओसी कंप्लायंस, बिजनेस वैल्यूएशन, इस तरह की सर्विस दे रहे हैं तो आप परसेंटेज के बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं। नॉन एश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लो आप, नॉन एश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट का। रिमेंबर एक क्वेश्चन पढ़ा था आपने, बैंक लोन रेस करने के लिए उसने परसेंटेज चार्ज किया था, तो मैंने बोला था अपन क्लॉज पढ़ेंगे पहले उसके बाद आंसर देखेंगे, तो वो अलाउड था वहां पर। मतलब सिर्फ ऑडिट वाला ही है ना, मतलब हाँ, बच्चा क्या फिर अभी ऑडिट, करेक्ट। सिर्फ ऑडिट में ही तुमको हाँ परसेंटेज। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब सिर्फ बेसिकली अश्योरेंस सर्विसेज बच गए सारे के सारे। हाँ। डन, ठीक है। क्लॉज 10 हो जाएगा आपसे मैनेज, क्लॉज 11 पे जाएंगे अभी। नहीं, क्लॉज 11 पे नहीं जाएंगे, क्लॉज 11 पे नहीं जाएंगे, क्लॉज 11, 6 7 छोड़ा है हमने और हम 11 छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये खुद में एक, इसका खुद का एक चैप्टर बन सकता था ये 3 क्लॉजेस का, इसके लिए बाद में करेंगे अपन, पहले। हाँ, क्लॉज 12 करते हैं, क्लॉज 12 लास्ट क्लॉज करते हैं पार्ट 1 का अभी। और उसके बाद में वो 3 क्लॉजेस थोड़ा फ्रेश माइंड से अच्छे से पढ़ना पड़ता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके, इसके लिए। चलो, क्लॉज 12 क्या बोलता है? अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if he allows a person not being the member of the institute in practice or member not being his partner to sign on his behalf or on behalf of his firm any balance sheet, P&L report or financial statement। ठीक है, रुको एक सेकंड, क्वेश्चन देखते हैं पहले इसका। क्लॉज 12, क्लॉज 12, ठीक है। स्क्रीन पे देखना, बुक में पता नहीं क्वेश्चन है या नहीं है। एक्चुअली हर एक क्लॉज का एक एक क्वेश्चन रखने का ट्राई किया था, एक दो क्वेश्चन, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन, तो उस चक्कर में ना कुछ कुछ क्वेश्चन ही गायब हो गए। तो देख लो आप यहाँ पर मैनेज ये कर लो, फिर एक बार आप, मोस्टली जो क्वेश्चन आपके बुक में है, वो आपने पढ़े ही होंगे, बिकॉज इतने क्वेश्चंस में कवर हो जाता है वो, लेकिन इट जस्ट कि मैंने एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं रखा है, उसका दूसरा पार्ट रख लिया है, वैसा हो सकता है उसमें। सो कमेंट ऑन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द सीए एक्ट एंड शेड्यूल देयर टू। S. A practicing CA gives power of attorney to an employee chartered accountant to sign reports and financial statement on his behalf. Guilty, not guilty? You don't know because आपने पढ़ा ही नहीं है उसके एक्सेप्शन, बट मैं से बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा उसमें। Give your comment with reference to the Chartered Accountant Act and schedule there to CA Smart, a practicing chartered accountant, was on Europe tour between 15th of September to 25th of September, and on 18th September, a message was received from one of his clients requesting for a stock certificate to be produced to the bank on or before 20th September. Due to urgency, CA Smart directed his assistant, who is also a chartered accountant, to sign and issue the stock certificate after due verification on his behalf. You don't know the answer because पढ़ा नहीं है आपने। Mr. A practicing chartered accountant working as a proprietor of Messrs A and Company, he went to abroad for 3 months. He delegated the authority to Mr. Y, a chartered accountant, his employee, for taking care of routine matters of his office. During his absence, Mr. Y has conducted the under-mentioned job in the name of Messrs A and Company. इसने क्या किया मिस्टर वाई ने? He issued audit queries to client which were raised during the course of audit. He also issued production certificate to a client under GST law. He attended income tax proceedings for a client as authorized representative before the income tax authorities. Please बताइए कि वो बराबर काम किया या नहीं किया। Mr. K, a practicing chartered accountant, is a proprietor of Messrs K and Company since 1995. He went abroad in the month of December. He delegated authority to Mr. Y, chartered accountant, his employee, for taking care of important matter.
ड्यूरिंग हिज absence मिस्टर वाई ने क्या किया, ही issued network certificate to a client for furnishing to a bank. He attended GST proceeding for a client as authorized representative before GST authorities. आईसीआई को पसंद आता है, आई एम टेलिंग यू, ये कई बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर से। तो आपके एब्सेंस में आपके ऑफिस के लोग क्या काम कर सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ परमिशन होगा, ठीक है। सो इफ यू अलाउ एनी पर्सन टू साइन balance sheet, PNL, or report or a financial statement, you will be guilty of professional misconduct. However, power to sign routine documents on which a professional opinion or authentication is not required, पावर टू साइन रूटीन डॉक्यूमेंट जिसमें ओपिनियन या ऑथेंटिकेशन ऑफ सीए नहीं रिक्वायर्ड होता है, इट मे बी डेलीगेटेड एंड सच डेलीगेशन विल नॉट अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज। जैसे कि ऑडिट क्वेरीज इशू करना, रिमेंबर उसने ऑडिट क्वेरीज क्लाइंट को भेजा था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, क्लाइंट से इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन मांगना, क्वेश्चनियर वगैरह फिल करवा के मांगना, ड्राफ्ट लेटर फॉरवर्डिंग, ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस भेजना है आपको, भेज सकते हो आप क्या, यस। कुछ वाउचर्स शेड्यूल्स प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस आपको स्टैम्प करना है, रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द क्लाइंट को एक्नॉलेज करना है कि यस सर रिसीव दिस एंड दैट ईमेल पे, मेमोरेंडम इशू करना है फॉर कैश वेरिफिकेशन और अदर फिजिकल वेरिफिकेशन, एक्नॉलेजमेंट देना है आपको रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड का, बिल्स रेज करने हैं, एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ मनी रिसिट देना है, अटेंडिंग स्टॉक रूटीन मैटर्स इन फ्रंट ऑफ टैक्स प्रैक्टिस, इन टैक्स प्रैक्टिस, जीएसटी अथॉरिटी के पास गए थे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास गए थे, ये सब अलाउड है। रिमेंबर एक क्वेश्चन पढ़ा था आपने, स्टॉक ऑडिट का रिपोर्ट साइन कर दिया था उसने आपके बिहाफ में, गिल्टी नॉट गिल्टी? गिल्टी है ना। गिल्टी है, क्योंकि अटेस्टेंशन नहीं कर सर्टिफिकेट। सकते हो आप, यू कैन नॉट साइन एनीवेयर जहां पर कोई अश्योरेंस अटेस्टेशन जाता है, वो आप तो नहीं कर सकते, बाकी आपको अलाउड है। एक्चुअली यहाँ पर उन लोगों ने ऐसा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा दिया है, तो फिर वो ऐसे मतलब बाकी का सर्टिफिकेट वैसा रीड करके लगता है अरे ये तो नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं आता है, करेक्ट करेक्ट गिल्टी करेक्ट है। करेक्ट। यस, पार्ट वन डन, इजी 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 है। पार्ट वन का अगर सिक्स सेवन और जो हमने क्या छोड़ा है अभी, 11 छोड़ा है, 6 7 11 भी इजी है, लेकिन क्या, और उसमें भी ना वो सिर्फ दिखने में कंटेंट बड़ा दिखता है, उसमें से सिर्फ किसी एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट इट्स अ बिग स्टोरी, एक 3 बड़े बड़े स्टोरीज पढ़ने बाकी है अपने, आप ये समझ लो, इट्स नॉट टफ और एनीथिंग, जो भी था आपने कर चुके हैं, आपके क्लॉजेस खत्म होने वाले हैं। आ जाओ पार्ट टू में, पार्ट टू के अंदर 2 ही क्लॉज है, ठीक है। आप जॉब कर रहे हो, अब आप जॉब कर रहे हो बिकॉज आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करोगे, लेकिन आप प्रैक्टिसिंग कैपेसिटी में नहीं करोगे, आप किसी के पास जॉब कर रहे हो। सो अ मेंबर इन सर्विस, अ मेंबर इन सर्विस shall be deemed to be guilty of professional misconduct कब, if he pays to any person any share in emoluments of employment undertaken by him। क्यों दोगे आप किसी को पैसा, आपने किसी को बोला भाई मेरा जॉब लगवा दे, मेरा सैलरी आएगा 50% तेरा, या किसी एजेंसी को आप पैसा दे रहे हो जॉब लगवाने के लिए वहां पर, एचआर एजेंसी वेजेंसीज को, ये सब ये करके, ठीक है, सिंपल है वो क्लॉज। दूसरा क्लॉज पे आओ, अ मेंबर इन सर्विस शेल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आप बोल रहे हो, आप आपका कोई दोस्त है सीए बना है, आप बोल रहे हो भाई तू जितना भी फीस कोट करेगा उसका 2% मेरा होगा, मैं तेरे को लगवा देता हूँ फॉर्म में, अब मेरे कंपनी में, करते हैं लोग। If you accept any part of the fees, profit gain from a lawyer, CA, or broker engaged by employer or agent or customer of employer by way of commission gratification, सामने वाला आपको थैंक यू बोल रहा है, 50,000 रुपए दे रहा है क्योंकि आपने उसको वो असाइनमेंट दिलवाया था, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पहले केस में आप किसी को पे करते हो,
अपने ही इमोल्यूमेंट, मतलब आपके सैलरी वैलरी का कुछ पार्ट पे करते हो। दूसरे केसेस में आपको कोई ग्रेटिफिकेशन या कमीशन दे रहा है, और कहाँ से मिल रहा है? थ्रू अ लॉयर, सीए, ब्रोकर एंगेज बाय द एम्प्लॉयर, एजेंट और कस्टमर ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है। इसके क्वेश्चन जो रहेंगे ना, अभी ये वन टाइम रीड वाले क्वेश्चन है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। वन टाइम रीड है। इसमें जो ये पीडीएफ है ना चैप्टर 19 की, किसी भी हालत में ये पीडीएफ देख लेना। इसके हर एक क्लॉजेस का मैं रेडी एक्सेस के लिए ना इसको आपके सीए फाइनल वाले ग्रुप में डाल करके रखती हूँ। जब भी मन किया स्क्रॉल करके किसी भी क्लॉज का क्वेश्चन देख लिया, हर एक क्लॉज, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इज अ स्टोरी, कुछ तो स्टोरी चल रहा रहता है वहां पर। डन। खत्म हो गए वो दोनों क्लॉजेस। हाँ। पार्ट 3, फर्स्ट शेड्यूल। अब आपको मालूम होना चाहिए, दो चीजें होती है। एक, जब आप जैसी मेंबर बनते हो इंस्टीट्यूट के, तो आपका नाम हो जाता है उस दिन से एसीए। अगर आप प्रैक्टिसिंग हो तो आपका नाम हो जाता है एसीए। ठीक है। बट होता क्या है, जब आपके नाम में सिर्फ एसीए लगा रहता है, तो लोगों को दिखता है कि अरे यार नया नया बंदा है, नया है वह। ठीक है। तो इसकी वजह से कोई बड़ा काम दे देगा एकदम से, आपको होता नहीं है। तो आप अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो? एफसीए। एफसीए का उपाधि आपको तभी मिलता है जब आपको प्रैक्टिस करते हुए 5 साल हो जाते हैं, या तो फिर 5 साल से कम होते हैं। बट 5 साल से कम में ही ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास में ही 10th का एग्जाम दे देते हैं, इस टाइप की स्टोरीज आती रहती है ना। वो वैसा है कि 2 साल ही आपने प्रैक्टिस की है, लेकिन 5 साल के या 10 साल के सीए, प्रैक्टिसिंग सीए जितना ही काम कर लिया है आपने। तो दोनों केसेस में क्या होगा फिर आपको, आप अपने आप को एफसीए की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। अदर देन दैट आपने किया तो फिर आप फंस जाओगे। नॉट बीइंग अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट बट एक्टिंग एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसको भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करना गाइज, ये शायद मैंने अदर मिसकंडक्ट लिखा है ना इसको, ये भी दिस इज ऑल्सो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। वो क्लॉज याद है क्या जहां पर आप कंपनीज एक्ट के सारे इसका पालन नहीं कर रहे थे? कंपनीज एक्ट, सॉरी कंपनीज एक्ट नहीं, एक्ट का मतलब सीए एक्ट का, उसके गाइडलाइंस रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं कर रहे थे? फर्स्ट वाला ही, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट फर्स्ट शेड्यूल सेकेंड पार्ट। पार्ट 222 था क्या वो? नहीं, क्लॉज 1, क्लॉज वन, पार्ट टू, सेकेंड सेकेंड शेड्यूल। शेड्यूल, तो 122 ही था वो वहां पर, बराबर। फिर एक क्लॉज याद है जहां पर आपने इंस्टीट्यूट को और उसकी डायरेक्टर कमेटी को गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी, हाँ, नोइंग इट टू बी थर्ड, फॉल्स? 322 था वाला क्या था। वो? क्लॉज 3, थ्री, हाँ थ्री, पार्ट 2, सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल, 3D। सो हाँ, 122 322 याद रखना, ठीक है। अब ये कौन से इस पे पढ़ रहे हो आप? 231, 231, क्लॉज 2, पार्ट 3, फर्स्ट शेड्यूल। You do not supply the information called for। और बेटा ये रेड वाला पोर्शन इसके साथ नहीं है। यू डू नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, और यू डू नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट आस्क्ड बाय इंस्टीट्यूट, काउंसिल, कमिटी, डायरेक्टर डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमिटी, क्यूआरबी, अपेलेट अथॉरिटी। वहां पर था कि आपने जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी किसी फॉर्म, रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। यहां पर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन ये लोग मांग रहे हैं और आप उनको प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो। आप प्रैक्टिस में हो नहीं हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये मेंबर के लिए है जनरली। मेंबर इन प्रैक्टिस और नॉट shall be deemed to be guilty of professional misconduct if you do not supply the information called for, or do not provide the information, do not comply with the requirement given by the institute, council, committee, director, board of discipline, disciplinary committee, quality review board or appellate authority।
याद रहेगा ये। लास्ट देखते हैं इसमें, क्लॉज 3 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल, अ मेंबर वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ, रिमेंबर क्लॉज 6 एंड 7 आपने छोड़ा था। याद रखना क्लॉज 6 एंड 7 में ना आप गलत तरीके से काम सिक्योर करने की कोशिश करते हो, गलत तरीके से एग्जेजरेट करके अपने बारे में सॉलिसिट करने की कोशिश करते हो, एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करते हो। ये सब चीजें आपको अलाउड ही नहीं है, अपने काम के बारे में एडवर्टीजमेंट आपको अलाउड ही नहीं है पहली बात में। या जो तरीके बताए गए हैं उसके अलावा अपनी अपनी इंफॉर्मेशन गलत तरीके से कहीं पर दे रहे हो। सीए, बहुत जगह सीएस का नाम लिखा जाता है लेकिन वो नाम किस तरह से लिखना वो भी ऐसे ही बताता है, आप उसका वो फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। ये जानबूझ के आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी 6 एंड 7 करने के टाइम पे। देखो 6 एंड 7 में आपको बोलते हैं कि काम सॉलिसिट करना, एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है, बट अगर करना है तो ये निम्नलिखित तरीकों से करना है। सो वो निम्नलिखित तरीकों से करने में आपने कुछ गलत जानकारी दे दी थी, तो आप कहां फंसोगे? 3.3.1 के अंदर, while inviting professional work from another CA, or while responding to the tender, or while advertising as provided in clause 6 and 7 of part 1 of this schedule, gives information knowing it to be false। मतलब जब दूसरे सीए से आप काम मांग रहे हो, सॉलिसिटेशन में ये अलाउड है दूसरे सीए से काम मांगना। टेंडर्स, जिस टेंडर को आम सभी लोग अप्लाई करते हो, उस टेंडर को जब अप्लाई करते हो तो वो आपको अलाउड होता है। एडवर्टीजमेंट लिमिटेड वे में अलाउड है जो 6 एंड 7 में दिया गया है। ये तीनों चीजें करने के टाइम पे आपने गलत जानकारी दे दी थी अपने बारे में, तो आप फंस जाओगे यहां पर। क्या बोलती है पब्लिक? फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट फॉर अ मेंबर जनरली। आप सीए हो या नहीं हो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, अदर मिसकंडक्ट है। क्यों अदर मिसकंडक्ट? पहली बात तो आपको लेस देन 6 मंथ्स की जेल हो गई है, सिविल कोड क्रिमिनल कोड किसी ने भी पनिश किया है विद अ जेल इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ, नॉट लेस देन 6 मंथ। क्योंकि एक्सीडिंग 6 मंथ्स हो रहा था तो आप वहां पर जा रहे थे अदर मिसकंडक्ट की कैटेगरी में, सेकंड शेड्यूल के अंदर। लेस देन 6 मंथ्स है, अप टू 6 मंथ, सॉरी नॉट लेस देन, मतलब अप टू 6 मंथ्स, क्योंकि वहां पर एक्सीडिंग 6 मंथ था ना, तो अप टू 6 मंथ, तो आप यहां पर गिल्टी हो जाओगे किसके अंदर? 141 के अंदर, क्लॉज 1 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल। अब ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, कि कितने की जेल हुई और उसमें क्या ये क्या 2 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, बट इसका अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वो भी छोटू सा है लेकिन पूछ सकते हैं। अब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ भी करो या पर्सनल लाइफ में आप ऐसा कुछ भी करो जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट का बदनामी हो जाए, a member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of other misconduct if he brings disrepute to profession or institute as a result of his action, whether or not related to his professional work। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के आप क्लाइंट्स के बुक्स चुरा के अपने घर पे रख लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट आप दे ही नहीं रहे हो उसको वापस। आप इंस्टीट्यूट के रीजनल काउंसिल के ऑफिस बियरर हो और आप फंड की चोरी कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए। आप क्लाइंट को लोन दिलवाने की कोशिश कर रहे हो कोएर्सिव मेथड्स की तरह से। आप कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का नोटिस आया है आप उसको रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। आर्टिकल्स असिस्टेंट को अपने पर्सनल वर्क के लिए यूज कर रहे हो। सारे के सारे सीए फंस जाएंगे इसमें। सा- मतलब बड़े फर्म्स में नहीं होता होगा ये सब, छोटे फर्म्स में सब करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल,
एक्सेप्ट फॉर 6, 7 एंड 11 पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। कुछ छोटे छोटे क्लॉजेस के क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं रहती, आप उसको डील ही कर लोगे आराम से। जो क्लॉजेस के अंदर बहुत ज्यादा गाइडलाइंस वाइडलाइंस दिए हुए हैं उन्होंने, वो आपको करने की जरूरत है। और वो मेजोरिटी ऑफ द गाइडलाइन जो है ना, आपको एक तो 2 और 3 के अंदर था, जिसमें 53 ए 53 बी, 2, 3, 4 के अंदर 53 ए दो जगह याद रखना था, 53 बी याद याद रखना है। क्लॉज 10 के साथ में रेगुलेशन 192 याद रखना था आपको, राइट? 192 था उसके साथ में ना। उसके अलावा कुछ और रेगुलेशंस है जो 6, 7 के अंदर आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, 11 के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। सो वो काउंसिल गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग हम पढ़ेंगे। वो छोड़ करके सो फार कैसा है, ठीक चल रहा है पी? ठीक है, मैंने बिल्कुल भी रश नहीं किया है। एक बार ही पढ़ना होता है, ढंग से पढ़ना होता है, उसके बाद फिर सिर्फ रिवीजन। अभी ये चीज आप जस्ट एग्जाम के पहले भी देखोगे तो आपको वैसा ही याद आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में और आज के डेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आज 20 ऑफ दिसंबर है, तो हम इतनी जल्दी भूल नहीं जाते। प्लस आपने आराम से अपने दिमाग को टाइम देके पढ़ा। इट्स नॉट लाइक अभी पढ़ लेते हैं फिर बाद में रिवाइज कर लेंगे। देयर इज नो टाइम फॉर रिविजन, एक्स्ट्रा रिविजन ना। ठीक है, सो अच्छे से कर लो इसको ना। अभी 6, 7 पढ़ने के लिए प्रॉब्ली थोड़ा ब्रेक लेकर के हम पढ़ेंगे। मैं सिर्फ देख लेती हूँ कि मुझे और क्या ये करवाना था। मुझे ना फॉर द टाइम बिंग आई वांटेड कि हम डिजिटल ऑडिट उठाएं क्या, बिकॉज डिजिटल ऑडिट के लिए बहुत लेट हो जाएगा ना, तो हम उतना एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है डिजिटल ऑडिट का, वो कंप्लीट करते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं, कंप्लीटली नहीं छोड़ते हैं उसको, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स कैसा है ना, प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉजेस छोड़ दिए जाए ना, तो उसके बाद में वन वन लाइनर की चीजें हैं कि अगर आपका देखो इंटरनल ये कंसेंट ऑफ क्लाइंट चाहिए रहता है, क्लाइंट रोटेशन करना रहता है एंड ऑल दैट, मतलब बहुत छोटे छोटे गाइडलाइंस है इसके अंदर आपको दिए गए हैं। ठीक है, सो दीज गाइडलाइंस यू विल बी एबल टू मैनेज। मतलब उसमें कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क क्या होता है, जनरल नॉलेज है इसके सारे टॉपिक्स के, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस हैं, बहुत जनरल नॉलेज वाली चीजें होती है। व्हाट डू से, थोड़ा सा एनर्जी अच्छा यूज करते हैं एंड डिजिटल ऑडिट पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में पीई वापस उठाएंगे। ठीक है, डिजिटल ऑडिट में भी मुझे पहले बहुत स्पेसिफिक चीजें आपको पढ़ानी है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। और प्रोबेबली थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि डिजिटल ऑडिट है, वो कंसेप्ट है। लेकिन थोड़ा ब्रेक लेके करे क्या, 6 o'clock कनेक्ट करेंगे? ठीक है, फिर 6 to 8 अपन ट्राई करते हैं, डिजिटल ऑडिट में जितना कंप्लीट होगा वो करेंगे, और उसके बाद में पीई वापस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपन। मैम डिजिटल ऑडिट का कितना मतलब एक क्वेश्चन आता है क्या? एक क्वेश्चन कंपलसरी मैंने आता एक्चुअली है। हमेशा वो छोड़ ही दिया था क्योंकि मेरे नहीं, को ऐसा लगता है वो लैंग्वेज नहीं जमता है इंग्लिश। एक्चुअली वो टॉपिक पे बहुत टाइम देने का भी नहीं रहता है, बट हाँ, एटलीस्ट सम पोर्शन। एमसीक्यू में वगैरह वो है कुछ तो आता है ना, फिशिंग विशिंग वगैरह ऐसा कुछ तो पूछते हैं वो लोग कि हाँ ये हाँ, किस में आता है समथिंग एग्जैक्टली ऐसा। exactly. तो वही है कि वो कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, प्लस ना उसमें थोड़े से इंस्टीट्यूट ने ना न्यू न्यू टॉपिक्स भी ऐड कर दिए है उसके अंदर, या ज्यादा क्लैरिफिकेशंस जहां पर इंक्लूड किया हुआ है ना, तो वो करना है। एक्चुअली मुझे भी उसके नोट्स एक्यूमुलेट करने हैं, तो मैं आधा घंटा थोड़ा सा उसके लिए टाइम यूटिलाइज करूंगी, जस्ट टू सी कि क्या क्या चीजें मुझे उसके अंदर कैप्चर करनी है आपको पढ़ाने के लिए। एंड देन वी विल स्टार्ट विथ दिस, वापस पी फिर कंप्लीट करेंगे। तो डिजिटल ऑडिट में लिमिटेड ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादा लॉजिकल है वहां पर ज्यादा टाइम लगा करके हम पढ़ लेंगे, तो लाइक सिक्योर मार्क्स सिक्योर हो जाता है। डिजिटल ऑडिट में वो बच्चों जैसे याद करवाना और फिर आपको याद करना, फिर उसको नहीं वो सेव और वो करके रखना, बहुत है उसमें सब रिपीटेड रिपीटेड वही सब है और नहीं होता है वो नहीं पॉइंटर्स होता है। अजीब करेक्ट, से तो उसके है। ऊपर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बट कुछ हाँ स्पेसिफिक चीजें हैं जो मैंने ना रिसेंटली देखा है कि दे आर फोकस्ड ऑन सम ऑफ द वो मेटावर्स वगैरह के कंसेप्ट्स के ऊपर, हाँ हाँ हाँ, तो वो वही देख कुछ लेते तो एमसीक्यूज में ऐसा आता है समथिंग, वो अलग अलग नाम्स कुछ तो वो हमें हमेशा हैं। और उसकी वजह ये से क्या पूछ रहा है ऐसा लगता है या और पर वो पूछते ही है, क्योंकि उनको मालूम है कि 5 नंबर का पूछना है, दो दो नंबर का एक ये पूछ लेंगे और एक नंबर का एक एमसीक्यू पूछ लेंगे, तो ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? बच्चों के 4 नंबर के तो एमसीक्यू गायब हो जाएंगे। पर ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि जो आता है उसमें अपन मार्क्स सिक्योर करके रखेंगे। और ये वाला एक बार पढ़ लेते हैं, आज एग्जाम के कितने 10, 15 दिन पहले एक बार पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करना है तो वो देख लेंगे अपन, और फिर देन वी कैन गो बैक टू अगेन स्टार्ट कंप्लीटिंग अवर पी प्रोफेशनल एथिक्स वाला पोर्शन। डन?
ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लो, अब भी आई विल ऑल्सो कम इन ठीक सम टाइम।